जय हिंद माय डियर फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निरंजन राजपूत स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के लेटेस्ट 8 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 या फ्यूचर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होगी। और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? वीडियो को कट करके ना देखें। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लास्ट तक देखें ना। अगर पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है? आपको अगर लगे कि हाँ कुछ इस चैनल से मिल रहा है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना कहीं समय को नष्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखेंगे दोस्तों, लिखा है क्लास 12th केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन जो पाठ है इसमें मैंने कुल 8 प्रश्न लिए हैं, ठीक है? तो पहला हमारा प्रश्न है जो वो इस प्रकार है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर लिखा है वास्तविक विलयन, हमारी हेडिंग हुई। लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, मतलब इसके बीच होता है, तो वास्तविक विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन कहलाता है। एक बार फिर, ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। ओके फ्रेंड, जैसे चीनी तथा जल का विलयन। ओके, अब आइए हम देखते हैं आगे कोलाइडी विलयन, ठीक है? तो दोस्तों, ये हमारा हो गया कोलाइडी विलयन, हेडिंग पड़ी। लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मध्य होता है, यानी बीच में होता है। कहने का तात्पर्य है कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर से ऊपर ना हो और 10⁻⁵ सेंटीमीटर से नीचे ना हो, ठीक है? इसके मध्य हो, तो यह हमारा कोलाइडी विलयन कहलाता है, ठीक है? यह एक विषमांगी निकाय होता है, जैसे गोंद का जलीय विलयन, ठीक है? गोंद जो हमारा होता है उसका जलीय विलयन, वो कोलाइडी विलयन कहलाता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं निलंबन विलयन, ठीक है? निलंबन क्या होता है फ्रेंड? लिखा है निलंबन, हेडिंग पड़ी। लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अधिक होता है, मतलब इससे कम 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम ना हो, इससे मतलब न तो कम हो और न तो इससे ज़्यादा हो, तो हमारा क्या होगा? निलंबन होगा। क्या होगा? निलंबन। यह भी एक विषमांगी निकाय होता है। इसमें जैसे हमारे एग्जाम्पल होंगे बालू और जल का विलयन, ठीक है? ये हमारा निलंबन हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा लिखा है कि रच्छी कोलाइड क्या है? आंसर लिखेंगे कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी में द्रव स्नेही कोलाइडी डालकर उसमें विद्युत अपघट्य थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है, तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा करता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड भी कहते हैं, ठीक है? एक बार फिर देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में लिखना है, कोई लेंथी नहीं, ज़्यादा हाई नहीं लिखना है, ठीक है? जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी में द्रव स्नेही कोलाइडी डालकर उसमें विद्युत अपघट्य थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है, तो द्रव स्नेही कोलाइडी द्रव विरोधी कोलाइडी
का रक्षा करता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइडी को ही हम रक्षी कोलाइडी कहते हैं। ठीक है, रक्षी कोलाइडी कहते हैं। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न इसका लिखा है कि किसी द्रव्य स्नेही कोलाइडी की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल का 10% विलयन के 1 ml से रक्षा करती है, स्वर्ण संख्या या स्वर्ण कहलाती है, स्वर्णक कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। किसी द्रव्य स्नेही कोलाइडी की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 100 ml गोल्ड साल का 10% विलयन के 1 ml से रक्षा करती है, स्वर्ण संख्या या स्वर्णक कहलाती है। ओके फ्रेंड, आइए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 हमारा लिखा है कि निम्नलिखित को अपने शब्दों में समझाइए। हेडिंग पड़ी है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति लिखा है, रॉबर्ट ब्राउन तथा वीनर ने स्पष्ट किया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अनियमित दिशाओं में गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। एक बार फिर देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन तथा वीनर ने स्पष्ट किया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अनियमित दिशाओं में गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है नहीं। कोलाइडी जो कण होते हैं उनका अनियमित दिशाओं में गति करना, पता नहीं कौन कब दिशा में चले जाएं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनियमित दिशाओं में गति करना, ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा है कि स्कंदन या अवक्षेपण। लिखा है, कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कराने की क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कराने की क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। ओके फ्रेंड, आइए अब हम देखते हैं अगला 5 नंबर प्रश्न। नहीं फ्रेंड, इसमें अभी क्वेश्चन रह गया है, देखेंगे उसे भी कि विद्युत कण संचरण क्या है। संचलन, ठीक है, कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की और गमन विद्युत कण संचरण कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गमन यानी गति करना, ठीक है, विद्युत कण संचरण कहलाता है। ओके फ्रेंड, अब आइए अगला हमारा प्रश्न है। आगे हमारा हेडिंग यह लिखा है कि टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव, देखते हैं इसे भी। देखेंगे, लिखा है कि टिंडल एक वैज्ञानिक थे। टिंडल ने यह स्पष्ट किया कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो उस किरण का मार्ग चमकने लगता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव या फैराडे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें चित्र छूट गया था, मैंने जस्ट ही बनाया। ठीक है, देखेंगे कि ये हमारा जो प्रकाश है और इसमें एक ग्लास है। इसमें जब हम कोलाइडी विलयन भरेंगे ना, तब इसमें जब हम प्रकाश डालेंगे, ये प्रकाश की किरण हो गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण हो गई। जब इसमें लगेगी तो इस किरण का जो है मार्ग जो चमकने लगेगा, ये क्या होगा, चमकने लगेगा। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये जो है मार्ग किरण का चमकने लगेगा। इसी को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव या फैराडे टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। अगला प्रश्न हमारा है कि हार्डी सुलज़ेन नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद कीजिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लिखा है कि इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों को स्कंदन में विद्युत अपघट्य का वह आयन जो प्रभावित होता है जिस पर कोलाइडी कणों से
विपरीत आवेश होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हार्डी-सुलजे के नियम को स्पष्ट कीजिए। मतलब यही हार्डी-सुलजे ने बताया कि इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों को स्कंदन में विद्युत अपघट्य का वह आयन जो प्रभावित होता है जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए भैया, ठीक है। प्रश्न लिखा है कि पेप्टिकर्ण या कासियस पर्पिल क्या है, ठीक है। आंसर लिखा है, उत्तर देखेंगे पेप्टिकर्ण, हेडिंग पढ़ी है, लिखा है ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टिकर्ण कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, पेप्टिकर्ण ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टिकर्ण कहलाती है, ठीक है। आइए अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, कैसियस पर्पिल, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड, लिखा है कि जब आंरिक कोलाइड का स्टेनस कोलाइड द्वारा अपचयन कराने पर बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है जिसे हम कासियस पर्पिल कहते हैं। एक और फिर देखेंगे, जब आंरिक कोलाइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन बनाने पर बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है जिसे हम कासियस पर्पिल कहते हैं। देखेंगे इसका जो है फॉर्मूला, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर से हम समझेंगे बिल्कुल। समीकरण में 2AuCl जो कि आंतरिक क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा 3SnCl2, ठीक है, जो हमारा स्टेनस कोलाइड हो जाएगा। एरो लगाएंगे, इससे इस समीकरण से इसमें जो प्राप्त होगा वो 2Au यानी बैंगनी रंग का गोल्ड साल, ये हमारा हो गया, ठीक है। 3SnCl4, ठीक है, जो हमारा स्टेनिक क्लोराइड हो गया, ठीक है। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं 7 नंबर। फ्रेंड, प्रश्न हमारा है कि भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण को स्पष्ट कीजिए। हेडिंग पड़ी है भौतिक अधिशोषण। देखेंगे इसमें, जब अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी भौतिक बल या दुर्बल वांडर वाल्स बल से जुड़ा होता है तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, जब अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी भौतिक बल या दुर्बल वांडर वाल्स बल से जुड़ा होता है तो ऐसे अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड पर स्याही का चिपकना, कि क्या हो गया, भौतिक अधिशोषण, ठीक है। आगे हम देखेंगे रासायनिक अधिशोषण। लिखा है रासायनिक अधिशोषण या सवार शोषण, ठीक है, रसाव शोषण। देखेंगे, जब अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी रासायनिक बल या इसमें दो बार लिख गया है रासायनिक बल, ठीक है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इसमें आप लोग एक बार लिखेंगे, ठीक है। फिर से देखेंगे, जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी रासायनिक बल, यहाँ तक ठीक है, या रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है तो ऐसे अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहे के पृष्ठ पर नमी एवं गैस के कणों का संचित होना, ठीक है। ओके फ्रेंड, आगे हम देखते हैं 8वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइडों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेंगे IMP, ठीक है, IMP
और 100% आना है इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखेंगे कि द्रव्य स्नेही ऐसा कोलाइडी जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। ठीक है, ये जितना लेंथी लिखा है उतना ही आसान है। ठीक है, ऐसा कोलाइड जो द्रव्य के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ऐसे विलयन को हम ऐसे कोलाइडों को हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, स्नेह का मतलब जैसे लगाव रखना, तो ये जब कोई कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है नहीं, ऐसा कोलाइड जो द्रव्य के संपर्क में आकर और कोलाइडी का निर्माण कर देता है नहीं, तो वो द्रव स्नेही हो जाएगा। अब इसमें आगे हम आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। लिखा है कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा अवक्षेपित नहीं होता है, किंतु अवशोषण के पश्चात इसको पुनः मूल स्थिति में लाया जा सकता है। यही कारण है कि द्रव स्नेही कोलाइड को हम उत्क्रमणीय कोलाइडी भी कहते हैं। ओके, इसका हमारा उदाहरण हो जाएगा जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद आदि। आगे हम देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। ओके फ्रेंड लिखा है द्रव विरोधी ऐसा कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड के विलयन का निर्माण नहीं करता है, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। द्रव विरोधी कहने का मतलब जो विरोध करता हो, जिसके विपरीत हो। ठीक है, तो ऐसा कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आकर और विलयन का जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण ना करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे द्रव विरागी कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव वैरागी कोलाइड। ठीक है, आइए इसको आगे हम देखते हैं। लिखा है कि द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा अवशोषित हो जाता है। द्रव विरोधी जो होता है या विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, किंतु अवक्षेपण के पश्चात इसको मूल अवस्था में या स्थिति में नहीं लाया जा सकता। द्रव स्नेही को लाया जाता है, ठीक है, इसको नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि द्रव विरोधी कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाता है। ठीक है, यही कारण है कि यह अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा उदाहरण हो जाएगा वो गोल्ड सॉल्ट, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड आदि। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी सबसे पहले, जिससे आप हमारे हर वीडियो को जो है सबसे पहले वॉच कर पाएँ। ओके दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।